हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरपी वर्मा। आज जनरल क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे सिंपल टेंसेस के रिगार्डिंग। तो आप देखिएगा, अपनी पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो भी सेंटेंस आपके सामने है, आपको उस सेंटेंस में वर्ब यानी कि क्रिया देखनी है। अगर उस वर्ब में कंटिन्यूटी है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। अगर उस वर्ब से कंप्लीशन, पूर्णता शो हो रही है, तो फिर वो परफेक्ट टेंस होगा। जैसे राम पढ़ रहा है, पढ़ने का काम चल रहा है, कंटिन्यूटी है। राम ने चाय पी ली है, राम चाय पी चुका है, इट मीन्स परफेक्शन है, कंप्लीशन है। और जहां पे ये दोनों चीजें हों कि कुछ काम तो हो गया और कुछ काम चल रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ना तो कंप्लीशन शो हो रहा है, यानी कि ना तो वो परफेक्ट है, और ना ही कोई कंटिन्यूटी शो हो रही है, इट मीन्स ना ही वो कंटिन्यूस टेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या होगा? फिर वो एक सिंपल टेंस होगा, जिसे हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब अगर टेंस हमारा आज की बात कर रहा है तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, बीते हुए कल की बात कर रहा था तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, और आने वाले कल की बात कर रहा है तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल की। तो ऐसा कोई भी वाक्य, ऐसा कोई सेंटेंस जिसे आपको क्रिएट करना है, जिसकी स्ट्रक्चर आपको चाहिए, जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो आपको समझना है, अगर उस सेंटेंस से कोई ट्रुथ, कोई फैक्ट शो करना है या शो हो रहा है, तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, मैं आरजेस की तैयारी करता हूं, मैं सारा दिन पढ़ता हूं, मैं सुबह घूमने जाता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम ये शो नहीं कर रहे कि हमने ये काम कर लिया है या हम ये काम अभी भी कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फैक्ट जो है उसे शो करते हैं। तो इस तरह के वाक्य है आते ही प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आ जाएंगे, और कोई कंटिन्यूटी या परफेक्शन नहीं शो कर रहे तो वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट काउंट होंगे। तो इसकी पहचान ये है बच्चों कि जो सेंटेंस में वर्ब है, क्रिया है, उस क्रिया के साथ में शब्द आएगा ता है, ती है, ते हैं, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया के जस्ट बाद में ता है, ती है, ते है, ये अक्षर आने ज़रूरी हैं। अगर इनके बीच में कुछ और आ गया तो जो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ राम पढ़ता है, इसकी इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है। तो यहाँ पे हम जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो राम पढ़ता है, पढ़ता है, यानी कि पढ़ के बाद में सीधा ता है शब्द आ गया। पर अगर आपका सेंटेंस ऐसा हो राम पढ़ता रहता है, समझिएगा, राम पढ़ता रहता है, तो राम पढ़ रहता है, तो इसके बीच में कुछ शब्द आ गए ना, तो आपका ये डिज़ाइन काम नहीं करेगा। राम पढ़ पाता है, तो राम पढ़ पाता, हमें तो ता है चाहिए भैया, पा बीच में कहाँ से आ गया? तो राम पढ़ पाता है। इंग्लिश हम इसकी भी सीखेंगे, लेकिन आपका ये डिज़ाइन काम नहीं करेगा। राम पढ़ता तो है, अब यहाँ देखो, यहाँ फिर बीच में कोई नई स्ट्रक्चर आ गई, राम पढ़ता तो है। भले ही ये सारे प्रेजेंट के हैं, लेकिन जो अपने को यहाँ प्रेजेंट सिंपल में जो हमें स्ट्रक्चर समझनी है वो इन सेंटेंसेस में नहीं आ गई। तो इसका मतलब राम पढ़ता है, हमें इसकी इंग्लिश बनानी है अभी। राम पढ़ता तो है, इसकी इंग्लिश नहीं बनानी। राम पढ़ पाता है, ये इसमें काउंट नहीं होगा। राम पढ़ता रहता है, ये भी इसमें काउंट नहीं होगा। राम पढ़ पाता है, ये भी इसमें काउंट नहीं होगा।
तो पहले तो आप अपने दिमाग में ये छोटी सी बात बिठा लीजिए कि हमारे यहाँ अभी हम जो स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं उसमें क्रिया के जस्ट बाद में ता है, ती है, ते है, इनके बीच में कोई भी नया शब्द अगर आता है तो आपका ये डिज़ाइन काम नहीं करेगा। तो डिज़ाइन आपका क्या है समझिएगा। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और क्रिया में ता है, ती है आते ही आपका प्रेजेंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है आते ही आपका प्रेजेंट हो गया। तो अगर यहाँ पे है तो देखिएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा। तो ये ध्यान रखिएगा प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है और प्रेजेंट सिंपल के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य में, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर भी अपने को ये ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, एक वचन हो, ही, शी, इट, कोई भी नाम है, कोई भी सिंगुलर है, तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आ जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे यहाँ प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? तो अपन बात सिंगुलर की कर रहे हैं। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस आएगा और अगर प्लूरल है तो इसका मतलब खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बच्चे पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश क्या आएगी? चिल्ड्रन स्टडी। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। और अगर मैं ये कहूँ बच्चा खेलता है, बच्चा पढ़ता है, तो इंग्लिश क्या आएगी? चाइल्ड प्लेज, चाइल्ड रीड्स। तो अगर आपका ही, शी, इट कोई भी नाम या सिंगुलर है तो हम एस या ईएस लगा देंगे। और अगर वो प्लूरल है, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है या और कोई प्लूरल हो, तो फिर खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब यहाँ पर भी आप समझिएगा कि भाई एस कहाँ आएगा और ईएस कहाँ आएगा। तो पहली चीज़ तो अपने को ये समझने कि एस या ईएस कहाँ आएंगे। ये चीज़ क्लियर होने के बाद में अब आते हैं एस या ईएस में चक्कर क्या है। तो जो भी आपकी वर्ब है अगर उसका आखिरी अक्षर CH हो, जैसे टीच, तो अगर टीच के साथ में एस या ईएस लगाएंगे तो ईएस लगेगा। तो अगर आखिर में CH हो, एस हो, डबल एस हो, ओ हो, जैसे गो GO, या एक्स हो, अगर ये अक्षर आखिर में है, इनमें से कोई भी अक्षर है आखिर में, तो वहाँ पे ईएस लग जाएगा। और अगर इनमें से कोई अक्षर नहीं है तो खाली क्या लगेगा? एस लगेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एस का मतलब ईएस है और ईएस का मतलब एस है। इसका मतलब अगर आखिर में CH, एस, SS, ओ या एक्स आ जाए तो आपको ईएस लगाना है, अदरवाइज आपको एस लगाना है। जैसे गो है, राम जाता है, तो राम गो। अब देखो सिंगुलर है ना और अफर्मेटिव भी है, तो अपने को GO के साथ में क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है। तो लास्ट में क्या आया है? O आया है ना, तो अपने क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे, तो राम गोज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं राम खेलता है, तो राम प्ले, एस या ईएस तो लगाना पड़ेगा। लास्ट में क्या आया है? Y आया है, तो अपन ईएस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एस, तो राम प्लेज। तो ये आपका अगर वो सिंगुलर है तो एस या ईएस लग जाएगा और अगर वो प्लूरल है तो खाली फर्स्ट फॉर्म से काम चलेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है बच्चों, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो काम चलेगा ही नहीं। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो पूरी इंग्लिश के अंदर जहाँ पे भी क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य हो, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ 3 है हमारे पास, डू, डज और डिड। और मैं तो ये कहता हूँ 3 भी नहीं, 2 ही हैं, एक तो डू और एक डिड। अब डू का ऑटोमेटिक डज बन जाता है। अब आप समझिएगा, अगर मैं ये कहूँ राम बाजार जाता है, तो इंग्लिश क्या होगी? राम गोज टू मार्केट। अब आप कहते हो कि साहब राम तो बाजार नहीं जाता, तो नेगेटिव हो गया। तो अब नेगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं,
तो बॉक्स फर्स्ट में से, पहली क्लास समझ लीजिएगा, बॉक्स फर्स्ट में से अपने को डू या डज में से कुछ उठाना है। डज भी बोल, जब आप खाली डू उठा लो तो राम डू नेगेटिव है, तो डू नॉट गोज टू मार्केट। समझिएगा, राम डू नॉट गोज टू मार्केट। लेकिन अब तो नेगेटिव आ गया, तो वो ऐसी इस वाला चक्कर तो अपने को खत्म करना पड़ेगा। तो वो जो गोज के अंदर आपने ईएस लगाया था फालतू, उसको हटा दो, हट गया। अब वो ईएस किसके साथ जुड़ जाएगा? इस डू के साथ जुड़ जाएगा। तो आपका क्या मीनिंग अब क्या निकला? राम डज नॉट गो टू मार्केट। लो जी, मेरी कितनी जी इंग्लिश हुई आपकी। अब देखिएगा, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। तो राम सिंगुलर है, प्ले के साथ में हम एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे? लास्ट में वाई है तो सिर्फ क्या लगाया हमने? एस लगाया। तो राम प्ले फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। तो राम प्ले तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो सिंगुलर है, तो हमारा हो गया राम प्लेज फुटबॉल। अब नेगेटिव आ जाओ, तो नेगेटिव के अंदर अपने को क्या रखना है? डू रखना है, बस खाली इतना सा याद रखो। तो राम डू नॉट प्लेज फुटबॉल। अब नेगेटिव है तो प्लेज के अंदर जो हमने एस लगाया था उसको हटाना पड़ेगा, वहां से हटाओ उसको। अब वो हटा के कहां लगाओगे? ऑब्वियसली डू के साथ लगाओगे। अब देखो, गोज था पहले तो आपने ईएस हटाया था और डू के साथ में ईएस लगा के डज हो गया था। अब यहां पे तो प्ले है, खाली एस हटाना है आपने। तो जब एस को हटा के आप डू के साथ लेके आओगे तो क्या होना चाहिए? डी ओ एस होना चाहिए ना। लेकिन लास्ट में यहां पे क्या है? ओ है, तो एस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ईएस हो जाएगा। इसका मतलब डू के साथ में अगर हमने एस हटाया है तो भी डू का डज हो जाएगा, ईएस हटाया है तो और भी अच्छी बात है, वो आपका डज हो जाएगा। तो मैं सिर्फ कहना इतनी सी बात चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि एक्चुअल में जो रेफरेंस बुक्स हैं, आप अगर उनको आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे डू से ही डज क्रिएट होता है। अपन जैसे बच्चे को याद कराते हैं बेटा डू है और डज दो हेल्पिंग वर्ब है, एक्चुअली में वो सिर्फ डू होता है। डज क्यों हो जाता है इसका मैंने आपको रीजन बता दिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप सीधी फर्स्ट फॉर्म लगा दो, और अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो डू या ऐसे आइए हटा के डू के साथ लगाओगे तो डज हो जाएगा। तो डू या डज को आप सब्जेक्ट से पहले यूज कर लो, और नेगेटिव है तो डू नोट या डज नोट का यूज कर लो। अब आती है बात पैसिव वॉइस की। चलो, ये तो था आपका एक्टिव वॉइस। अब आती है बात पैसिव वॉइस की। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि एक्टिव और पैसिव का समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, राम बाजार जाता है, यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आपका यही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, फिर उसका ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ लास्ट में बचे तो एटसेट्रा। पर अगर इसी टेंस का पैसिव वॉइस हो तो अब देखो, पैसिव वॉइस का मतलब जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे। जैसे आपको सूचित किया जाता है। अब देखो, स्ट्रक्चर में आ जाओ, पहले क्रिया के साथ में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते है। तो देखो, आपको सूचित किया जाता है, तो सूचित किया जाना, लास्ट में क्या आ गया? ता है। आपको सूचित किया जाता है। हर वर्ष हमारे बारिश होती है ना। ये तो आपका चलो नेचुरल हो गया, तो इसको अपन पैसिव वॉइस में नहीं बनाएंगे। हर वर्ष हमारी परीक्षा होती है, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। हमारी हाजिरी रोज लगती है, यह काम प्रतिदिन होता है। तो काम करने वाले का तो नाम नहीं है ना। हमारी हाजिरी रोज लगती है, लगाने वाले टीचर का तो नाम नहीं है। हर वर्ष हमारे शहर में चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद भारत में चुनाव होते हैं। इसका मतलब अपन फैक्ट तो शो कर रहे हैं, पर चुनाव करवाने वाले चुनाव आयोग का तो नाम नहीं है ना। पहले एग्जाम होता है, फिर उसका परिणाम घोषित होता है। अब परिणाम घोषित होता है तो स्ट्रक्चर तो आ रही है, क्रिया के बाद में ता रहती है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस है। तो अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ गई बच्चों कि अगर वो पैसिव वॉइस है तो इसका मतलब उसमें तो थर्ड फॉर्म आएगी,
और थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो जरूर आएगी। तो अगर आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल है और एक्टिव वॉइस है तो खाली फर्स्ट फॉर्म से काम चल गया, और अगर वो पैसिव वॉइस है तो फिर फर्स्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट फॉर्म की जगह हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और साथ में हम क्या लगा देंगे, इज एम आर। तो जो टेबल सेकंड थी मेरी पहली क्लास में मैंने बताया था, उसके अंदर अगर हम कोई पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जो आपका सेकंड बॉक्स है वहाँ से हम इज एम आर उठा लेंगे, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ डू या डज को मत मान लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो आप उस बॉक्स में से जाके क्या उठा लोगे, एक जगह इज एम आर उठा लोगे और दूसरी जगह वाज वर उठा लोगे। तो हमने क्या किया, इज एम आर उठा लिया। तो अब देखो आपको सूचित किया जाता है। अब बताओ एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? भी सूचना देने वाले का नाम तो इसमें नहीं है ना, उसकी बात तो नहीं हो रही। सीधा किसको सूचित किया जाता है, आपको। तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो क्या इंग्लिश होगी, यू आर इन्फॉर्म्ड। कितना अच्छा, कितना प्यारा सेंटेंस है। अब देखो आपका स्वागत किया जाता है, आपका स्वागत किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप आए और मैं ये कहता हूँ आपका स्वागत किया जाता है। अब स्वागत करने वाला तो मैं हूँ, इस वाक्य में मेरा तो जिक्र ही नहीं है। तो स्वागत किसका किया जाता है, आपका। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो ऐसे में आपका इंग्लिश क्या होगी, यू। यू के साथ हम क्या लगा देंगे, आर। सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे, आई के साथ में एम लगा देंगे। तो यू आर स्वागत करने की इंग्लिश क्या होती है, टू वेलकम। तो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म वेलकम, वेलकम, वेलकम। तो यू आर वेलकम, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फिर आपको देखना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर वो प्रेजेंट सिंपल है, एक्टिव वॉइस है, तो फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस वाला चक्कर रहेगा। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डू या डज भी साथ में लग जाएगा। और अगर वो पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट उठा के आगे लगा दो और स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी, इज एम आर थर्ड हो जाएगी। अब आप आ जाओ पास्ट में। तो पास्ट में भी आप देखिएगा हमारे पास, अब अपन पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जब अपन पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं तो बेसिक तो वही कंसेप्ट है कि आप कोई ट्रूथ, कोई आप फैक्ट बता रहे हो। अब आ जाओ ट्रांसलेशन मेथड में, इसको कैसे समझें, अपनी हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो एक सेंटेंस आपके सामने है, उस सेंटेंस में अगर क्रिया के साथ में ये शब्द आ जाता है ता था, वह पढ़ता था, यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है, वह पढ़ पाता था, इसमें कवर नहीं होएगा। वह पढ़ता तो था, इसमें कवर नहीं होएगा। वह पढ़ता रहता था, वो भी इसमें कवर नहीं होएगा। यह सिंपल सा अपने को समझना है, ता था, क्रिया के बाद में ता था, वह पढ़ता था, वह खेलती थी, वे बाजार जाते थे। तो ता था, ती थी, ते थे, ये क्रिया के जस्ट बाद में होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको बाकी दो चीज़ें आपके पे है, या तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा या वो पैसिव वॉइस होगा। अगर वो एक्टिव वॉइस है तो आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे राम बाजार जाता था, तो राम राम हो गया क्योंकि एक्टिव वॉइस है ये आपका, राम बाजार जाता था। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, वेंट, गोन। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। तो राम वेंट टू मार्केट, बड़ी सिंपल सी है। राम पढ़ता था तो क्या होगा, राम रेड, रीड, रेड, रेड। बस आपको सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले तो टेंस देख लेंगे, फिर ये देख लेंगे एक्टिव है कि पैसिव है। अब आप देखिएगा इसको अगर नेगेटिव बनाए तो कैसे होएगा, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फिर वही समस्या। भाई आप बिना हेल्पिंग वर्ब के तो बना ही नहीं सकते। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेके आओगे, अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ दी नहीं हुई, खाली सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो फिर आप जाओ जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें से डू, डज, डिड, तो डू और डज तो हमने यहाँ निकाल लिए, पीछे क्या बचा, डिड। तो ऐसी सिचुएशन में इस सेकंड फॉर्म के वाले सेंटेंस में यानी कि पास्ट सिंपल में आपको क्या यूज़ करना है, डिड या डिड नॉट यूज़ करना है। और जैसे ही अपन डिड लगाएंगे तो मैंने फर्स्ट जनरल रूल ये बताया था कि डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे ही आप डिड करोगे ना तो वो क्या हो जाएगी, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो देखो, राम वेंट होम, राम घर गया। अब आपने कहते राम घर नहीं गया, तो क्या आएगा, राम डिड नोट, अब ये वेंट है ना, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा गो, तो राम डिड नॉट गो होम। तो कितना इजी है। अब ये तो था आपका एक्टिव वॉइस का, लेकिन अगर पैसिव वॉइस हो तो क्या करेंगे। जैसे राम बाजार गया, ये तो एक्टिव वॉइस है। यह कार्य कल हुआ, समझिएगा, यह कार्य कल हुआ, तो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। हमारी परीक्षा कल हुई, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। परीक्षा करवाने वाले का तो नाम है ही नहीं। ये कपड़े कल धुले, तो इसका मतलब कपड़े धोने वाले का तो नाम नहीं है, तो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में आपको पता ही है, अगर उसके एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो लगा लो, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब तो कोई अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर आप बॉक्स सेकंड में चले जाओ, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है आपकी अफर्मेटिव के अंदर वो तो पैसिव वॉइस में थर्ड में हो जाएगी। पैसिव वॉइस बिना थर्ड के तो आता ही नहीं, और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, तो कहां से लेके आओगे। डू डज डिड तो सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में ही यूज होती है, पैसिव वॉइस में कभी यूज नहीं होती, तो कहां से लेके आओगे। चले जाओ बॉक्स सेकंड में। बॉक्स सेकंड के अंदर हमारे पास इज एम आर और वॉज वर, बस 5 ही तो है। इज एम आर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पीछे क्या बची, वॉज वर। तो पैसिव वॉइस के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर में से कोई एक यूज हो जाएगी, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझ लीजिएगा, यह कार्य कल हुआ, तो दिस वर्क वॉज डन यस्टरडे। तो आप देखिएगा वॉज डन। अब देखो बच्चों, यहां पे बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जनरली क्या होता है, इज एम आर के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है। जैसे ही इज गोइंग टू, ही इज रनिंग, तो इज एम आर के बाद में क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है। लेकिन अगर आपको इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, तो आपको समझना चाहिए कि वो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। इसी तरह से वाज वर के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है। ठीक है, आई वॉज टेलिंग हिम, आई वॉज गोइंग देयर, तो इज एम वाज वर के बाद में भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। लेकिन जैसे ही आपको वाज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस होगा। अब यहां पे आपको एक बात और समझनी है कि ये जो पास्ट सिंपल है, इसमें जो पहचान है वो दो तरह से है। एक तो ये जो मैंने आपको अभी बताई कि क्रिया के बाद में ता था, ती थी, ते थे, ये कई बार क्या होता है, ऐसा होता ही नहीं, सीधा कोई सेंटेंस वर्ब पे ही खत्म हो जाता है। इवन था, थी, थे भी नहीं आता। हाँ, उसको पढ़ने से, सुनने से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पास्ट का है, लेकिन ता, था, ती, थी ऐसा कुछ नहीं आता। इवन था, थी, थे भी नहीं आता। जैसे एक तो है राम बाजार जाता था, तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ता था भी नहीं आ रहा इसमें। राम बाजार गया, मैंने चाय पी, मैंने फिल्म देखी, तो देखिएगा मैंने फिल्म देखी। तो आपको एक पहचान और भी याद रखनी है कि ऐसे सेंटेंस जो आपने सोचे हैं जो सीधे वर्ब पे, क्रिया पे खत्म हो रहे हैं, और उनके बाद में कोई था, थी, थे कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज आ रही है, वह बाजार गया, उसने चाय पी। ठीक है, तो आ, ई, ए इस तरह की लास्ट में आवाज आ रही है, तो वो भी आपका किस में बनेगा, पास्ट सिंपल में बनेगा। और अगर इसमें था, थी, थे आ जाए, तो जैसे वह बाजार गया, तो यहां पे तो पास्ट सिंपल हो गया। और अगर आप यहां पे लिख रहे हैं वह बाजार गया था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो अपने को यहाँ पे या तो ये है ता था, या सीधा क्रिया पे। तो जनरली क्या है, जब अपन बोलते हैं या अपन ऐसे राइटिंग करते हैं या पैराग्राफ की अपन मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में से, तो वहाँ पे आपको ये पैटर्न ज़्यादा काम आता है कि क्रिया पे ख़त्म हो रहा है। वह बाजार गया, उसने चाय पी, उसने फिल्म देखी, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल के अंदर अगर आपका एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा, और डिड का यूज़ होते ही जो आपकी सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और अगर वो पैसिव वॉइस है तो भैया कोई डिड का चक्कर नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, वाज वर्ब हम अपनी तरफ से लगा देंगे, और फिर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है।
अब अपन बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आप ये देखिएगा, यहाँ पर भी दो ही चीज़ें हैं, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। मेरा भाई कल आएगा, तो क्रिया के साथ में गा, गी, गे ये आएगा। हम इसको मोडाल्स में भी कर चुके हैं वैसे। तो अगर एक्टिव वॉइस है तो आपका सब्जेक्ट विल या शैल में से कोई एक यूज़ कर दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि अगर कहीं कोई चीज़ आप कंफर्म कर रहे हैं तो आप शैल यूज़ कर दीजिए, अदरवाइज हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कोई मर्जी सब्जेक्ट हो विल यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब्जेक्ट विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज हो जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा भाई कल आएगा, माई ब्रदर विल कम टुमारो, बस इंग्लिश होगी। अब आप ध्यान से देखो, प्रेजेंट सिंपल जो था उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सीधी फर्स्ट फॉर्म थी। तो अपने को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में अपनी तरफ से डू या डज लगाना पड़ा। पैसिव वॉइस था तो अपनी तरफ से इज एम आर लगाना पड़ा। पास्ट सिंपल में आप आ जाओ तो सिर्फ सेकंड फॉर्म थी, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में अपनी तरफ से डिड लगाना पड़ा, और डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। डिड हटाओगे तो वो फर्स्ट वापस सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। पैसिव वॉइस है तो अपनी तरफ से वाज वर्ब लगाना पड़ा। ऐसा कोई चक्कर आपका फ्यूचर सिंपल में नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी विल या शैल दिया हुआ है। तो अगर आपका एक्टिव वॉइस है कि मेरा भाई कल आएगा, माई ब्रदर विल कम टुमारो। अब अगर पैसिव वॉइस है, यह काम कल होगा, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस में तो आपको पता है भाई, फर्स्ट फॉर्म यूज हो ही नहीं सकती, सेकंड फॉर्म यूज हो ही नहीं सकती, कौन सी फॉर्म होएगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो अपन ने थर्ड फॉर्म यूज कर ली। अब थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकती। अगर अपने को पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब उठानी है तो बॉक्स सेकंड में जाएंगे, और बॉक्स सेकंड में सिर्फ 5 हेल्पिंग वर्ब्स पड़ी थी। इज एम आर वो हमने यूज कर ली, वाज वर्ब वो हमने यूज कर ली, अब तो सेकंड बॉक्स ही खाली है। तो इसका मतलब अब जितने भी पैसिव वॉइस आएंगे उनमें ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी। तो दोस्तों जी, या तो विल और शैल ऑलरेडी हमारे पास है, तो अपने को थर्ड फॉर्म रखनी है, विल शैल का विल शैल आ जाएगा। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि विल शैल के बाद में कभी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। और जो लास्ट रूल मैंने आपको बताया था, जो हमारी शुरू की क्लासेस थी, फर्स्ट क्लास को देखिएगा ध्यान से, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेब जो आपका बॉक्स थर्ड था, कि अगर आप एक्टिव वॉइस के अंदर 2 चीज़ें हैं तो पैसिव वॉइस में 3 हो जाएंगी। एक्टिव वॉइस में अगर 3 है तो पैसिव वॉइस में 4 हो जाएंगी। वो चीज़ अब आपके यहाँ काम आएगी। तो विल शैल जो है रूल के हिसाब से इनके बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और पैसिव वॉइस कह रहा है भैया मेरे में तो आप थर्ड फॉर्म लगाओ, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। तो अपन थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर विल शैल को खुश करने के लिए हम बॉक्स थर्ड से जाके क्या उठा लेंगे, बी उठा लेंगे। तो आपका अब पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल या शैल बी थर्ड। तो यह काम कल होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस वर्क विल बी डन टुमारो। कितनी सिंपल इंग्लिश है। तो एक बार अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो भी हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, ट्रूथ की बात कर रहे हैं। पास्ट सिंपल में भी वही सिचुएशन है, फ्यूचर सिंपल में भी वही सिचुएशन है। ना तो हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं और ना ही हम परफेक्शन यानी कि कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट टेंस को छोड़ दो, कॉन्टिन्यूस टेंस को छोड़ दो, और इवन परफेक्ट कंटिन्यूस को भी छोड़ दो। पीछे हमारे के पास क्या बचेगा, सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सिंपल के तीनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और हैं जो कंफ्यूज आपको करती हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम पढ़ता तो है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। राम पढ़ता रहता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। राम पढ़ पाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।